नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। लोकतंत्र में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब्दुल्ला आजम के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड जुड़ गया है। ऐसा पहली बार है जब किसी विधायक की विधायकी 2 बार निरस्त की गई है। रामपुर की स्वार टांडा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से सजा मिलने के बाद विधायकी गंवानी पड़ी है। इससे पहले दिसंबर 2019 में भी हाई कोर्ट ने उनके निर्वाचन को निरस्त कर दिया था। वैसे प्रदेश की राजनीति में कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें सजा मिलने के बाद विधायकी और सांसद पद दोनों गंवाना पड़ा है। जनवरी 2008 के एक मामले में 2 साल की सजा पाने के बाद अब्दुल्ला आजम की विधानसभा की सदस्यता एक बार फिर चली गई है। इस तरह 2022 में रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से चुनाव जीतने के लगभग 11 महीने में ही दोबारा उनकी विधायकी चली गई। इससे पहले दिसंबर 2019 में भी हाई कोर्ट ने उनके निर्वाचन को रद्द कर दिया था। वैसे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता जाने का प्रदेश में ये कोई पहला मामला नहीं है। कई और माननीयों की सदस्यता भी सजा पाने के कारण खत्म हुई है। इसमें अब्दुल्ला आजम के पिता और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का भी नाम शामिल है। पिछले साल हेट स्पीच के एक पुराने केस में 3 साल की सजा होने के बाद आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी, जिसके बाद रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें सपा की हार हुई। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपने मुकदमे अपनी कलम से वापस ले लेते हैं, डिप्टी सीएम के मुकदमे वापस ले लेते हैं और उसी प्रकार के मुकदमे में माननीय आजम साहब को सजा हो जाती है, माननीय अब्दुल्ला साहब को सजा हो जाती है और उनकी विधानसभा सदस्यता चली जाती है। हम समझते हैं ये जनप्रतिनिधि कानून का दुरुपयोग है। इस कानून में बदलाव की आवश्यकता है। अब्दुल्ला आजम और आजम खान के अलावा विधायक रहे अशोक चंदेल की सदस्यता भी रद्द हुई थी। हमीरपुर से बीजेपी विधायक अशोक कुमार सिंह चंदेल की सदस्यता साल 2019 में चली गई थी। अशोक चंदेल को 19 अप्रैल 2019 को हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा दी थी। इसी तरह उन्नाव में नाबालिग से सामूहिक रेप केस में बांगरमऊ से विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके कारण उनकी विधानसभा सदस्यता भी समाप्त हो गई थी। MBBS सीट घोटाले केस में फंसे कांग्रेस के सांसद रशीद मसूद भी इस कानून का शिकार बने। राशिद मसूद कांग्रेस से राज्यसभा पहुंचे थे। उन्हें MBBS सीट घोटाले में दोषी पाया गया। साल 2013 में कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उनकी सांसदी चली गई। इसी तरह एक केस में फंसकर समाजवादी पार्टी के सांसद रहे मित्रसेन यादव को अपनी सदस्यता खोनी पड़ी थी। साल 2009 में फैजाबाद सीट से सपा सांसद मित्रसेन यादव के खिलाफ धोखाधड़ी का एक मामला साबित हुआ और कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई थी। सजा मिलने के बाद उनकी सांसदी चली गई। फर्जी मार्कशीट केस में अयोध्या के गोसाईगंज से बीजेपी विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी की सदस्यता चली गई थी। फर्जी डिग्री मामले में 5 साल की सजा के बाद खब्बू तिवारी को सदस्यता गंवानी पड़ी। इस तरह कई ऐसे माननीय हैं जिन्हें सजा मिलने के बाद अपनी विधायकी और सांसदी गंवानी पड़ी। हालांकि अब्दुल्ला आजम के केस को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग जारी है। कांग्रेस समेत अन्य दल भी बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वेषपूर्ण राजनीति करती है और सत्ता में आने के बाद द्वेषपूर्ण कार्रवाई करती है। ये सभी ने देखा कि भ्रष्टाचार की बात करते थे, अब जो भी भाजपा के हिस्सेदार हैं वो लॉन्ड्री में धुल के साफ हो गए। इसी तरीके से आजम खान या अब्दुल्ला आजम की जो सदस्यता है वो भी विषय है। सही बात यह है कि जो भारतीय लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम किया है, एक तानाशाही रवैया है। जो भी इस तरीके की गलत प्रक्रिया का वो कर रहे हैं, आने वाले समय में वो उनको भी भुगतना पड़ेगा। इस समाजवादी पार्टी का इस देश के संविधान पर, इस देश के कानूनों पर, इस देश की न्यायपालिका पर अब किसी पर भरोसा नहीं रह गया है। जनता लगातार जब से चुनाव उन्हें हरा रही है, आज इस हताशा में आ गए हैं कि न्यायपालिका के निर्णयों पर भी सवाल उठा रहे हैं। अब्दुल्ला आजम देश के पहले ऐसे विधायक हो गए जिनकी 2-2 बार कोर्ट के द्वारा सजायाफ्ता होने पर सदस्यता चली गई है। क्या इसके बाद भी अब समाजवादी पार्टी को विचार नहीं करना चाहिए कि वो जानबूझ करके ऐसे प्रत्याशी क्यों तय करती है जिनकी सदस्यता चली जाती है और फिर बार बार चुनाव होते हैं, जिसका आर्थिक बोझ भी जनता पर पड़ता है। गौरतलब हो कि लोक जनप्रतिनिधित्व कानून के अस्तित्व में आने के बाद से अब तक कई सांसद और विधायक को अपना पद गंवाना पड़ा है।
इस कानून के अनुसार अगर कोई विधायक, सांसद या विधान परिषद सदस्य किसी भी अपराध में दोषी पाया जाता है और उसे कम से कम 2 साल की सजा होती है तो वो सदस्यता से अयोग्य माना जाएगा और उसे अपना पद गंवाना पड़ेगा, यानी जनप्रतिनिधि के रूप में उसका चुनाव रद्द हो जाएगा। आनंद सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। तो जनवरी 2008 के एक मामले में 2 साल की सजा पाने के बाद अब्दुल्ला आजम की विधानसभा की सदस्यता एक बार फिर चली गई। इस तरह 2022 में रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से चुनाव जीतने के लगभग 11 महीने में ही दोबारा उनकी विधायकी चली गई। इससे पहले दिसंबर 2019 में भी हाईकोर्ट ने उनके निर्वाचन को रद्द कर दिया था। वैसे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता जाने का प्रदेश में ये कोई पहला मामला नहीं है। कई और माननीयों की सदस्यता भी सजा पाने के कारण समाप्त हो चुकी है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए पैनल में 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अश्वनी शाही, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ ओंकार नाथ सिंह, नेता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता सपा, जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर नीरज जैन भी हैं, आपका भी बहुत स्वागत। नीरज जी, भास्कर जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक मुस्लिम समाज का चेहरा और सपा के मजबूत स्तंभ रहे आजम खान के पूरे परिवार की राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लग गया। पहले आजम खान, अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को विधायक के पद पर अयोग्य करार दिया गया है। सबसे पहले इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, इस प्रदेश ने देखा है किस प्रकार हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अपने ऊपर जो मुकदमे थे उनको स्वयं हटाने का काम करा, उप मुख्यमंत्री जी के मुकदमों को हटाने का काम करा। निश्चित तौर पे इन पे भी मुकदमा था, इनको 2 साल की सजा हुई है और कानून के तहत इनकी जो सदस्यता है वो रद्द हुई है। लेकिन आज हमें लगता है जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार सरकार का रवैया चल रहा है कि अपने विपक्षियों को टारगेट करने का, कि ये जनप्रतिनिधि कानून में भी संशोधन हो कि रंजिशन सरकारें अपने विरोधियों को ना फंसा पाए, उसमें संशोधन होना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। और निश्चित तौर पे लीगल लड़ाई तो लड़ी है, पार्टी ने पहले भी लड़ी है, उसका तो विकल्प खुला रहता है। लेकिन जब मुख्यमंत्री अपने मुकदमे हटा सकते हैं, अपने मुख्यमंत्री के मुकदमे हटा सकते हैं, तो प्रदेश और देश उनको भी देख रहा है। एक गंभीर आरोप है शाही जी आप लोगों के ऊपर। देखिए रितु जी, आरोप तो आज लगाएंगे ही लगाएंगे हमारे मित्र और समाजवादी पार्टी के लोग, लेकिन आरोप उस दिन लगाना था जिस दिन माननीय आजम खान जी, जो आज अपराधी के रूप में जेल में हैं, उन्होंने जब वो वहां पर जो है विवादास्पद बयान दिए थे, जब वो अपराध किया जिसके लिए उनको सजा हुई, उस समय भी इनको रोक लगाना चाहिए। वो तो सदन में बैठकर जो है सभापति महोदया को कुछ कह रहे थे, वहाँ की पूर्व सांसद को कुछ पता नहीं क्या कह रहे थे, उनके जो है अब बार बार कहना दोहराना उचित नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को आज बचाना जो एक अपराधी है, वो ये दर्शाता है कि भुवन भास्कर जोशी जो प्रवक्ता के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के, वो उनके साथ खड़ी है और उस अपराधी को बचाने की बात कर रही है कि कानून में बदलाव किया जाए। ये आरोप लगते हैं और मुकदमे की वापसी की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार 4 बार रही है और उसमें जो है इतनी लंबी फहरिस्त है कि किसके किसके मुकदमे इन्होंने हटवाए हैं। एक एक मंत्रियों का नाम ले लूंगा तो बड़ा लंबा टाइम हो जाएगा। तो ये लोग ये चीज को न कहें कि किसने मुकदमे हटवाए, किसने नहीं हटवाए। आप दोनों की बातों को सुना, ठीक है सर, आप दोनों की बातों को सुना, जोशी जी की भी बातों को सुना, शाही जी आपकी बातों को भी सुना। नीरज जी, यह कोई पॉलिटिकल निर्णय तो है नहीं, कानून है कि कोई जनप्रतिनिधि अगर 2 साल से अधिक की सजा पाता है तो वह सदन में प्रवेश करने के योग्य नहीं रहता। फिर आप सहमत हैं जोशी जी और शाही जी की बातों से? देखिए रेशमी जी, मैं आपको साफ बात बताऊं कि जो न्यायालय के बीच में हम और आप कोई निर्णय देने वाले नहीं होते। जी बिल्कुल सही बात। न्यायालय श्रीमान के हर निर्णय को मान्य करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप लिस्ट देखें
तो इसमें ऐसा नहीं कि एक तो जो बयान खाली भड़काऊ बयान आजम खान साहब देते रहे या दूसरी हर पार्टी ने दिया है। कोई हिंदू को लेके देता है, कोई मुस्लिम को लेके देता है, कोई जातिवाद को लेके देता है। ये किसी से छुपा नहीं है। बयान भड़काऊ बयान एक से एक आते हैं, लेकिन यह है ये जो इस पे है, क्योंकि देखिए सजा याफ्ता मुलजिम को तो चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। ये एक हमारे ठीक है, भड़काऊ बयान आपने सही कहा, भड़काऊ बयान आते हैं, लेकिन सिचुएशन क्या है, इलेक्शन का टाइम है या किस और समय दिया गया है, ये बहुत मायने रखता है। देखिए एक बात आप गौर करिए, देखिए इस मुद्दे पर मैं इसलिए देखूंगा, न्यायालय श्रीमान से दो बार आजम जी को हुआ है, लेकिन आजम खान के साथ आपको नहीं लगता, किसी को लगता नहीं कुछ जाति ज्यादा हुई है? ये पार्टी भूल जाए किसी पार्टी की है। एक जाति कुलदीप सिंह सेंगर के भी साथ हुई है। मैं पर्सनली उस व्यक्ति को जानता हूँ, उसके परिवार के लोगों ने किया, उसने खुद कुछ नहीं किया है। लेकिन अब यह है कि न्यायालय श्रीमान के आदेश से ऊपर न हम हैं न आप हैं, तमाम लोग इसमें आए हैं, जबसे उसमें कांग्रेस से लेके भाजपा सपा सभी के लोग आए हैं। तो न्यायालय श्रीमान अपना जो निर्णय करता है उसको बिल्कुल वो सबको स्वीकार करना होगा। हाँ, वो सबको स्वीकार करना ही होगा। देखिए आपने राम बाबरी मस्जिद वो वाले प्रकरण पे आपने उसको स्वीकार किया, कोई ऐसा प्रकरण है नहीं जिसको नहीं स्वीकार कर रहे। तो न्यायपालिका पर उंगली उठाने का अधिकार इस देश के किसी व्यक्ति को नहीं है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो मैंने जोशी जी से कहा, मैंने जोशी जी से कहा कि यह कोई पॉलिटिकल निर्णय नहीं है, कानून है कि कोई जनप्रतिनिधि अगर 2 साल से अधिक की सजा पाता है तो वह सदन में प्रवेश करने के योग्य नहीं रहता है। लेकिन ये ऐसा भी प्रतीत होता है कहीं ना कहीं कुछ तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, क्योंकि देखिए अभी हम देख रहे हैं जिस तरह से कि आजम खां का वोटिंग राइट खत्म कर दिया गया। देखिए वोटिंग राइट खत्म होने का इलेक्शन कमीशन की पूरी थ्योरी है जो अभी आई है, अभी चुनाव आपके विधानसभा चुनाव से पहले आया था कि आरटीआई का भी रूल है, जो व्यक्ति मतदान नहीं करता है उसको देश की किसी भी सुख सुविधा को मांगने का अधिकार नहीं है। अब आप ये बताइए कि खाली एक व्यक्ति के साथ जब अनावश्यक व्यवहार किया जाता है ये कतई बर्दाश्त नहीं है। अगर आप देखें तो अलग अलग सबकी सदस्यता गई है, 7 लोग आपने बताए हैं, किसी की रेप में गई है, किसी की मर्डर में गई है, किसी की भड़काऊ भाषण पे गई है, लेकिन वोटिंग राइट आपने खत्म कर दिया। ये क्वेश्चन आता है, ये पॉलिटिकल इशू है। वोटिंग राइट नहीं खत्म होना चाहिए, या तो ये संवैधानिक निर्णय हो, लेकिन जब संवैधानिक निर्णय नहीं तो कैसे कर रहे हैं? क्योंकि देखिए तमाम राजनीतिक लोग आए दिन, अभी ये फिर देखिएगा, अभी त्रिपुरा का इलेक्शन हुआ है, वहां भी बहुत ज्यादा कल डायलॉगबाजी हुई। डायलॉगबाजी तो हर पार्टी अपने अपने हिसाब से करती है। आप देखिए आस्था के ऊपर स्वामी प्रसाद मौर्य त्रिपुरा की आपने बात की, आज तो मतदान हुआ ही है और ऐसे में साफ तौर पर विधायकों को खरीद फरोख्त की बात भी खुले मंच से होने लगी। शाही जी फिलहाल हम ठीक है, हम उस विषय पर नहीं जाएंगे क्योंकि सर ऑलरेडी बहुत सारे मुद्दे होते हैं डिबेट करने के लिए, लेकिन जिस विषय पर हम आज बैठे हैं बात करने के लिए उसी को लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। त्रिपुरा पर नहीं जाएंगे, हम फिलहाल यूपी पर ही फोकस करेंगे। शाही जी, अब्दुल्ला आजम को तो कोर्ट के फैसले के बाद अयोग्य करार दिया गया। आपकी पार्टी के भी 3 नेता इस बार विधानसभा के बाहर हो चुके हैं। जी देखिए, एक जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम था, जैन साहब हमारे बड़े भाई हैं, इनको तो खुद बहुत पढ़े लिखे हैं, उसमें हमको समझाना नहीं, लेकिन एक जानकारी दुरुस्त कर दूं कि ठीक है सर, सुन लीजिए उनकी भी। 50-51 में धारा 16 में वोट देने का अधिकार खत्म करना होता है और धारा 16(2) का मतलब होता है कि वोटर लिस्ट से भी नाम हटा दिया जाए। तो ये जो भी काम हुआ है संवैधानिक हुआ है, न कि इस पर कोई राजनीतिक काम है, ये संवैधानिक काम हुआ है, पहला। दूसरी बात, कोई भी हो रेशु जी, आज चाहे भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो, भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, समाजवादी पार्टी का हो, बहुजन समाज पार्टी, अगर न्यायालय के द्वारा उतने दिन का कोई भी होता है तो उनका भी वो सदस्यता भी जाएगी, जानी है। ये न्यायालय से ऊपर न सरकार है और न कोई है। तो अगर कोई 2 साल और 2 साल से ऊपर 3 साल की सजा होती है, 2 साल से ऊपर की, तो उस पर वो होता है। ठीक है, आपके यहाँ पर हमीरपुर के बीजेपी विधायक अशोक चंदेल, उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर
और इसके साथ ही गोसाईगंज के विधायक, अगर मैं सही हूं तो इंद्र प्रताप तिवारी, खब्बू तिवारी को सजा मिलने के बाद अयोग्य करार दिया गया था। तो आप सहमत हैं कि जितने भी ये लोग हैं अगर गए हैं तो अपनी चीजों के चलते गए हैं? देखिए, न्यायालय ने अगर दिया है तो हम कौन होते हैं कहने वाले। न्यायालय ने उनको उस योग्य ठहराया कि वो अपराधी हैं या उन्होंने गलत काम किया है, उसके लिए उनको इतने दिन की सजा होनी चाहिए। तो उसके बाद निर्वाचन आयोग अपना काम करता है। ठीक है, ठीक है, न्यायालय अपना काम करता है, आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन सपा लगातार ये कह रही है कि भाई कहीं ना कहीं पीछे से आपकी मिलीभगत जरूर है इसमें भी। अब किस चीज में मिलीभगत हो? अब देखिए, सपा के एक मंत्री के खिलाफ जो है सीएफ ने जांच लगाया है, तो क्यों नहीं उसको हटा रहे हैं? उसको तो हमने शामिल करने से मना कर दिया। लाओ लश्कर के साथ योगी जी के मंच पर जा रहे थे, शामिल होने हमने जाने नहीं दिया। लेकिन आज सपा ने उनको अपने गोदी में बैठाया हुआ है, सपा ने उनको निकाला नहीं है, उनके ऊपर घूस लेने के आरोप लग गए। ठीक है, मैं इसका जवाब मैं लूंगी जोशी जी से, लेकिन ओंकार जी भी बहुत देर से हमारे साथ बैठे हुए हैं। ओंकार जी, अब्दुल्ला आजम के अयोग्य करार दिए जाने पर आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन इस मामले में कांग्रेस भी किसी से पीछे नहीं है। एक घोटाले में कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य काजी रशीद मसूद की सदस्यता भी चली गई थी, याद ही होगा आपको। देखिए, सदस्यता जाती है जब न्यायालय का निर्णय हो जाता है। जब न्यायालय का निर्णय हो जाता है तो सदस्यता जाती है, उस पर हमें कुछ नहीं कहना। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, जो आज जो सिस्टम डेवलप हो रहा है और जो सरकार जिस तरह से विपक्षियों के पीछे पड़ी है, विपक्ष के नेताओं के पीछे, वो एक चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि जब भी अभी क्या कहते हैं, राजनीतिक आंदोलन के जो केसेस हों उनको जल्दी सुलझा दीजिए, उसमें कोई सजा मत कीजिए, उसमें आप फाइन लगा दीजिए। अब देखिए, सड़क जाम करने का ये मैटर था जिसमें इनको सजा मिली है, और जब सजा 15 साल पहले का केस है, उसमें अब्दुल्ला आजम जो है वो माइनर रहे होंगे, 32 साल की उनकी उम्र है, 15 साल पहले वो 16-17 साल के रहे होंगे, और उनको पता नहीं किस तरह से ये केस लड़ा गया है और कैसे इन लोगों ने उसमें लड़ाई की है, समझ नहीं पा रहे हैं। तो उनको जो है एक मेजर पनिशमेंट के जरिए दिया गया है और उनको उसमें माइनर में नहीं रखा गया, उसका मुकदमा कायदे से अलग होना चाहिए। और अगर मान लीजिए इस तरह की चीजें होंगी तो आप बताइए कैसे होगा जाम? हर राजनीतिक दल जो है वो सड़क जाम करता है। अगर आप उससे सजा देने लगेंगे तो राजनीति विपक्ष रह ही नहीं जाएगा, विपक्ष का कोई आदमी रह ही नहीं जाएगा। 1974 में अटल जी ने किसान आंदोलन में सड़क जाम किया था, हजारों आदमियों के साथ, 5 दिन नैनी जेल में रहे, लेकिन उनको सजा हो जाती तो आज भारतीय प्रधानमंत्री हो सकते हैं। ठीक है, ओंकार जी ने जो सवाल उठाए हैं, सुन लीजिए, ठीक है सर, एक एक करके जवाब ले लेते हैं। शाही जी, इसका जवाब दे दीजिए पहले। अगर उसके सरकार उनको सजा दे देती तो क्या आज ये स्थिति होती है उनकी कि भारत के रक्षा मंत्री बनते? ठीक है, ये सोचने की बात है। ठीक है सर, ठीक है, शाही जी, बारे में इसमें सोचना चाहिए और ऐसे आंदोलन को लेना चाहिए। जबकि कानून पास किया मुख्यमंत्री जी ने, अपने समय में कानून पास किया योगी जी ने कि ऐसे राजनीतिक आंदोलनों को हम वापस ले लेंगे, तो वो सबके लिए था, खाली उनके लिए नहीं था। उन्होंने अपने लोगों को तो ले लिए और इसके साथ में ऐसे भी मुकदमे लिए हैं जो हत्या के मुकदमे थे, जो राजनीतिक आंदोलन से नहीं प्रेरित थे, वो भी मुकदमे लिए उन्होंने। तो अब सवाल इस बात का है कि आप इसको देखिए, लोकतंत्र की सुरक्षा बहुत जरूरी है और उसकी रक्षा होनी चाहिए। सारे भारतीय जनता पार्टी के अपराधी नहीं, आप उनके पास 100 मुकदमे डाल दीजिए तो अपराधी नहीं हो जाएंगे। लेकिन अब जब आप मुकदमे लगाएंगे और कोर्ट में जाएगा और वो अपनी पैरवी ठीक से नहीं करेंगे तो न्यायालय तो निर्णय देगा, वो अलग बात है, उसको मैं नहीं जानना चाहता हूँ। तो यहाँ भी थोड़ा समाजवादी पार्टी के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया कि उन्होंने मुकदमा ही नहीं ठीक से लड़ा। तो अब ये भी एक दर्द है कांग्रेस को, जो 2 लड़कों की जोड़ी बनी थी, वो दर्द अभी तक कहीं ना कहीं कुछ है, हमको लग रहा है, या 24 में फिर जाने वाले हैं साथ। आज सिंह साहब कह रहे हैं उन्होंने मुकदमा ही नहीं लड़ा ठीक से। अब ये स्थिति अगर आ जाएगी कि मुकदमा नहीं लड़ा तो इसमें न्यायालय का क्या दोष है और भारतीय जनता पार्टी का क्या न्यायालय का दोष? न्यायालय की बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ राजनीतिक आंदोलन। चलिए, उसके लिए जवाब देने के लिए जोशी जी भी बैठे हुए हैं। जोशी जी, कहा जा रहा है कि आप लोग ठीक से पैरवी ही नहीं कर पाए। यशु जी, पहले तो समाजवादी पार्टी सभी समाज के जो अपना संविधान है, अपना कानून है, हम उसको मानने वाले हैं। निश्चित तौर पर जो फैसला आया है
वो अमृत को मानने का काम करते हैं। दूसरा विषय मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से भारतीय जनता पार्टी की पार्ट 2 सरकार चल रही है, योगी सरकार, पहले से ही इनके टारगेट में केवल अब्दुल्ला आजम साहब और उनका परिवार है। ये प्रदेश और देख पा रहा है, 9 बार के विधायक, सांसद, राज्यसभा, इतना बड़ा कैरियर जिस व्यक्ति का उन पे, इतने हल्के मुकदमे, बकरी चोरी, किताब चोरी, ये भी प्रदेश और देश इस विषय को समझता है। निश्चित तौर पे हम लोग उसका अवलोकन करेंगे और निश्चित तौर पे सबसे बड़ी अदालत राजनीतिक जीवन में तो वो जनता की अदालत होती है, जनता तय करेगी। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ इस मुद्दे पर। लेकिन सदस्यता तो बीजेपी वालों की भी जा रही है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं जा रही है। बहरहाल नीरज जी, सपा के 2 पाए रहे हैं, यादव और मुस्लिम वोट का जो चेहरा है वो आजम ही थे। आजम के बाद उनके बेटे विरासत लेने को उभर ही रहे थे, तभी उनको अयोग्य करार दे दिया गया। यह प्रदेश की राजनीति को किस तरीके से प्रभावित करेगा? देखिए, एक बात बता दें हम आपको, यहाँ बहुत सभी हमारे बहुत प्रिय हैं और मेरा बस इतना कहना है कि किसी एक व्यक्ति के साथ जातिगत आधार पर और विरोधी होने के आधार पर मुकदमा नहीं होना चाहिए। ठीक है, राजनीति से प्रेरित हम पर भी आज काफी मुकदमे हैं और सब पर है, बहुत मुकदमे हैं। उप मुख्यमंत्री हैं हमारे बहुत प्रिय हैं अनुज भाई, माननीय पाठक जी, उन पर भी मुकदमे सब पर हुआ करते हैं। पॉलिटिकल मुकदमे बहुत होते हैं। चलिए, जिनको नहीं पता होगा कि पाठक जी पे मुकदमे हैं या नहीं है, आपने उनको भी बता दिया। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि मैं आपको ऋषि जी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं छात्र संघ का महामंत्री था, ब्रजेश पाठक जी मेरे लॉ रिप्रेजेंटेटिव थे और जब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बना उसके बाद मैंने बागडोर जो है, ब्रजेश पाठक मेरे बाद ही हुए, हमारे बहुत प्रिय है पारवानी के। मेरा मतलब ये देखिए, न्यायालय के ऊपर उंगली उठाना, टीका टिप्पणी करना हम समझते वो शोभा नहीं देता, लेकिन ये जो जिस तरह से सत्तारूढ़ दल कार्य कर रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि 2024 का चुनाव निकट है और समाजवादी पार्टी उनका उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत विपक्ष है, उसको तितर बितर करने के लिए, उनके मतदाताओं में हताशा और निराशा लाने के लिए ये कार्य किया गया है। ऐसा नहीं है कि बहुत चीजें हुई नहीं हो, लेकिन एक ही आदमी को फोकस करके एक सेंट्रिक है ये भी, अब इसको कास्ट सेंट्रिक मानिए, चाहे इसको पॉलिटिकली सेंट्रिक मानिए, चाहे पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रिक मानिए, इस तरह से कार्य नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब है कि आप बहुत अच्छे से चुनाव लड़िए, मुद्दों पर चुनाव लड़िए, लेकिन किसी व्यक्ति के साथ, किसी पक्ष के साथ ज्यादती करके मत करिए, क्योंकि हमाम में सब रंगे साफ कोई नहीं है। भास्कर जी, वैसे ये फैसला नजीर भी है, पुराने अपराध पलट कर आते हैं, तभी तो लगातार दूसरी बार अब्दुल्ला को अयोग्य होना पड़ा है। देखिए, मैंने आपसे कहा है कि हम लोग संविधान और कानून को मानने वाले लोग हैं, लेकिन लोकतंत्र के लिए ये शुभ संकेत नहीं है कि हम पॉलिटिकल जो हमारे विरोधी लोग हैं उनके साथ कोई भी सरकार आज हमारी इनकी है, कल को हमारी आए, अगर हम ट्रीटमेंट अपने उनको विपक्षियों की तरह ना करके अपने राजनीतिक दुश्मन जब मान लेते हैं, ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। बस हमारी केवल इस विषय में इतनी आपत्ति है। ठीक है सर, लेकिन कोर्ट से जो फैसला आया है, अभी आपके पास ऑप्शन तो बचता है ना, ऊपरी अदालत में तो आप जा सकते हैं। देखिए, पार्टी कानूनी राय लेती है, हमेशा पहले भी उनके लिए माननीय आजम साहब के लिए लड़ाई लड़ने का काम करा पार्टी ने। निश्चित तौर पे ये पार्टी उसको अध्ययन करती है और उसके बाद जो निर्णय होता है वो लेती है, वो हम लोग करेंगे। लेकिन आज का जो विषय आपने चलाया उस विषय पर हम इतना ही कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र के खूबसूरती इसी में है कि हम लोग अपने राजनीतिक विरोधियों को केवल अपना राजनीतिक विरोधी माने, राजनीतिक दुश्मन की तरह ट्रीटमेंट करेंगे, तो लोकतंत्र के लिए अच्छा। इससे पहले नीरज जी ने सवाल उठाया था शाही जी की आप कुछ विपक्ष के साथ ज्यादा ही ज्यादती कर रहे हैं। देखिए रेशु जी, नीरज जी बड़े भाई हैं, वो सवाल उठा सकते हैं और उसमें कोई बात नहीं। तो आप छोटे भाई बनकर जवाब दे दीजिए। एकदम जवाब देना कर्तव्य बनता है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो बिल्कुल हम लोग जो है आज जो है, देखिए हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी मैं जवाब दे रहा था ओंकारनाथ सिंह जी का, 20,000 मुकदमे वापस किए गए, उसमें केवल भारतीय जनता पार्टी के ही लोग नहीं, उसमें सभी के लिए कानून बना। और उसमें जो अभी जिसका जिक्र कर रहे थे ओंकारनाथ सिंह जी कि राजनीतिक विद्वेष से जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उसमें अधिकतर मुकदमे वापस किए गए जो इनिशियल स्टेज पर थे, जो एडवांस स्टेज पर नहीं थे। दूसरी बात, उसमें जब आजम खान जी बोलते थे अपने क्षेत्र में, जो अधिकारी कई बार उनका सुनने में आया, कभी एसडीएम को गाली दे देना, कभी कुछ बोल देना। मैंने जयप्रदा जी के लिए कहा क्या क्या उन्होंने कहा। आपको सुनने में आया, आपने सुना नहीं कभी?
नहीं, सुनने में आया। देखिए, नहीं, सुनने में आया सर, सुनने में आया और सुनने में फर्क होता है, दोनों में फर्क होता है ना। एक चीज होती है हमने अपने कानों से सुनी, एक चीज होती है किसी ने कहा, फला व्यक्ति ने कही, हमने सुन ली वहां से। तो आपने सुना था या फिर सुनने में आया, दोनों में अंतर है। आप लोगों के सूत्र होते हैं, वैसे हम लोगों ने भी कहीं से सुन लिया, वो सूत्र कोई बताता नहीं है। लेकिन मैं अगर सुनता तो उनके खिलाफ मैं गवाही देता। देखिए, इसी तरीके से 2-3 बातें हैं। अभी जोशी साहब ने जो चीजें कही कि हम उनके साथ हैं, लेकिन उनके साथ मिलने नहीं गए, ये स्पष्ट उदाहरण है कि उनके साथ जेल में मिलने नहीं गए। कौन सा साथ थे? एक फिल्म आई थी, उसमें कोई पूछता था कि तुम किसके साथ हो, तो वो सामने ऐसे नहीं दिखाता था, इस तरीके से उंगली करता था, हम आपके साथ हैं। तो वो उसका फिल्म पर एक बात और याद आ गई। देखिए, बदजुबानी जब होती है, गलत बोला जाता है। राहुल गांधी जी ने भी गलत बोला राफेल के मामले पर 2019 में, चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी उनको। कल की घटना में बताऊं, सलमान खुर्शीद जी ने 2019 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कहा था, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, ये स्पष्ट कहा था। अभी कल ही माफी मांगा है उन्होंने। सर, ऐसे आप मुद्दे उठाएंगे तो बीजेपी वालों ने भी बहुत कुछ बोला है, एक लंबी फेरिस्त है, उस पर मत जाइए। कोर्ट में माफी मांगा है, देखिए, आप उस पर मत जाइए। फिर जोशी जी के पास भी बहुत सारी बातें हैं आपको बताने के लिए, और फिर ओंकार जी के पास भी बहुत सारी बातें हैं आपको बताने के लिए। सरकार के पास नहीं, न्यायालय में कितनी बातें हैं। विरोधी दल के पास बहुत होगा, सबके पास होगा, लेकिन न्यायालय में कितने मामले हैं? जिस 2 मामलों का मैंने जिक्र किया, दोनों में लोगों ने माफी मांगा, क्योंकि मामला न्यायालय में था। तो हम न्यायालय से बड़े नहीं हैं, जो उसका फैसला है वो हमको मंजूर है, संवैधानिक रूप से हमको यहाँ रहने का अधिकार है, और हम वही काम कर रहे हैं। जी ठीक है। नीरज जी, अभी हाल ही के वर्षों में सपा बीजेपी से कई विधायक इसी तरह से सजायाफ्ता होकर अयोग्य घोषित हो चुके हैं। क्या यह राजनीतिक सुचिता की ओर कदम है? जनप्रतिनिधि सजग होंगे, सुधरेंगे, आपको लगता है? देखिए, अगर ये बिल्कुल जैसे न्यायालय श्रीमान के निर्णय आ रहे हैं और जिस प्रकार से सब चल रहा है, अगर ये ऐसा ही बना रहे, प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे कि अगर दुष्कृत्य वाले लोग अगर इस तरह से हटाए जा रहे हैं तो हर दल के हटा जाए, सब कुछ हटा जाए, कॉमन मैन की वॉइस ऊंची उठनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि मैडम, राजनीतिक आंदोलनों में सैकड़ों मुकदमे जब जो सरकारें रही उन्होंने उठाए हैं, ऐसा नहीं है, हर सरकार उठाती है। एक विषय मैं ये चाहूंगा, अपने छोटे भाई अश्विनी शाही जी से मेरा अनुरोध है। हमारी यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च स्कॉलर था अनिल यादव, उसने खाली जिंदाबाद मुर्दाबाद किया था, उसको 1.25 साल की सजा क्यों दे दी गई, ये प्रश्न जानता हूँ। हालांकि वो समाजवादी पार्टी का है, मुझसे कोई लेना देना नहीं, हम निर्दलीय रहे, आप सबको मालूम है। लेकिन आपके लिए तो वो स्टूडेंट है ना, आपके लिए तो विद्यार्थी है। हाँ जी, एक स्टूडेंट रिसर्च स्कॉलर, खाली उसने मुख्यमंत्री मुर्दाबाद किया था, उसको 1.25 साल तक किस आधार पर जेल में रखा गया। और ये आप सबको मालूम है कि राजनीतिक आंदोलन जब जो सरकार रही है, बिना विद्वेष भाव के सैकड़ों मुकदमे वापस लिए जाते रहे हैं, बशर्ते आपराधिक कृत्य न हो। तो बिना अपराध के भी अगर आप ये कर रहे हैं तो कम से कम इससे बचना चाहिए। और हम तो चाहेंगे कि देश से अपराध और अपराधी हर प्रकार से खत्म होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भैया मेरे बच्चे का गू जो है बहुत अच्छा, दूसरे के बच्चे का गू छिया किया, ये नहीं होना चाहिए। इससे थोड़ा परहेज सबको करना चाहिए, सारे राजनीतिक दलों को। बिल्कुल सही बात आपने कही यहाँ पर। ओंकार जी, इन फैसलों से जनप्रतिनिधियों के रिकॉर्ड सुधरेंगे या ये सब ऐसे ही चलेगा कि नाखून बढ़े तो काट दिए और फिर आगे बढ़ गए? देखिए, 2 तरह के अपराध होते हैं। एक होता है राजनीतिक आंदोलन का, जिसको कि हम लोग अपराध की श्रेणी में डाल रहे हैं। एक होता है जैसे घोटाला हुआ, जैसे रशीद मसूद जी का आपने नाम लिया, जैसे आपने क्या कहते हैं हत्या के मुकदमे पर सजा सुनाई, किसी को संदेह का आपका नाम लिया, जैसे क्या कहते हैं और भी लोगों का किया गया, वो तो अपनी अलग जगह है। अगर आप अपराध करोगे तो उसकी आपको सजा मिलेगी। मुकदमा में अगर आप बरी नहीं होते हो, फंसते हो, तो आपको सजा मिलेगी। लेकिन अगर आप राजनीतिक आंदोलनों में इस तरह से करेंगे तो राजनेता ही नहीं रह जाएंगे। मैंने आपसे कहा ना, अगर जॉर्ज फर्नांडिस को डायनामाइट कांड में क्या कहते हैं जबरदस्ती किया होता, भाई ये तो चल रहा था, मुकदमा तो वापिस हुआ नहीं था, 77 में इमरजेंसी हटी, वो चुनाव लड़े और मंत्री हुए। तो ये सब चीजों को थोड़ा सा करना चाहिए। जितने भी सोशलिस्ट लीडर थे या जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, 77 के पहले सभी लोग जेल जाते थे, राजनीतिक आंदोलन करते थे, जेल जाते थे, लेकिन सजा नहीं किसी को होती। ये जो चरित्र है
सरकार का ये बहुत चिंतनीय चरित्र है। इससे तो विपक्ष धाराशायी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आजम खां को विपक्ष का होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, विपक्ष का होना तो बहुत जरूरी है। शाहिद जी एक सेकंड लूंगा। आजम खां मुख्तार अंसारी हम नहीं है और न तो अतीक अहमद है। आजम खां एक नेता है, 41 वर्ष से बराबर रहे हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहे, क्या कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट महकमों के मंत्री रहे, सारे लोग जब जानते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा अपने स्वभाव से गलत तरीके से बात करते हैं और वो उसका आंदोलन आलोचना करना हो करिए। हमसे बड़ा कोई उनका भुक्तभोगी नहीं है। मैं अधिकारी था, मेरे से उनकी झगड़ा हुई और बाकायदे क्या कहते हैं, मैं सस्पेंड हुआ, 2 दिन हाउस में डिस्कशन चला, 2 दिन हाउस बंद रहा हमारी वजह से और पूरा हंगामा हुआ। और मैं जितना भुक्तभोगी हूँ उनका कोई नहीं। लेकिन इस मामले में मैं जरूर कहूंगा कि सरकार उनके संग जांच कर रही है। ऐसे तो मुकदमे आप किसी समय कर दीजिए और आपकी सरकार रहे, मुकदमा आप कस के लड़िएगा तो कहीं तो आपको ठीक है। यही आरोप सरकार के ऊपर शाहिद जी, नीरज जी ने भी लगाया और यही आरोप ओमकार जी की तरफ से भी लग रहा है। और एक और जवाब आपको यहाँ देना होगा जो नीरज जी ने कुछ देर पहले उठाया कि एक विद्यार्थी जिसको 1 साल तक कितना परेशान किया गया, उसका क्या कुछ कारण रहा, उसके बारे में अभी तक आप सफाई नहीं दे पाए कुछ। जी, मैं जवाब देता हूँ। गोरखपुर में एक दंगा होता है। माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहते हैं उत्तर प्रदेश के, और दंगा होने के बाद आज के माननीय योगी आदित्यनाथ जी उस समय जो है सांसद हुआ करते थे, वो कुशीनगर में थे, वो गोरखपुर में नहीं थे। दंगा हुआ, दंगा में उन्होंने कहा कि हम दंगे के विरोध में अनशन करेंगे। डॉक्टर हरिओम जी आज इस समय जो है IAS हैं इस समय उत्तर प्रदेश में, वो जिलाधिकारी हुआ करते थे वहां के। इनको गोरखपुर की सीमा में दाखिल नहीं होने दिया गया और उठाकर उनको जेल भेज दिया गया और 11 दिन इस सजा में 11 दिन भेजा गया। अब लीपापोती क्या होती है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हरिओम जी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया, दूसरे राकेश गोयल को वहां का DM बनाया, ये पूरा ड्रामा रचा गया। लेकिन 11 दिन जो यातना उनको मिली, वो उस समय नौजवान थे, लड़ने की इच्छा थी और अपने वहां के लोगों के लिए लड़ते थे। सदन में जाकर उन्होंने वो अपनी भावना व्यक्त करते करते रो दिए थे। तो 151, 107 में बताइए कि वहां पर उनको लोग थाने पर ले आके छोड़ देते हैं, जंगल से छोड़ देते हैं, और एक सांसद को 11 दिन किस अपराध में बंद किया गया था। ये उस समय की सरकार थी। तो ये सरकारें जो है वहां पर उस समय मतलब उस समय इनकी सरकार थी, इन्होंने परेशान किया, तो अब आप बदला लेंगे, अब आप परेशान करेंगे। ये राजनीतिक मुकदमे हैं। नहीं, अब आप परेशान करेंगे। बदला लेना होता, देखिए रेखू जी, 2-4 घटनाएं ऐसी हैं, बदला लेना होता तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें थी। आप 2-4 घटनाओं की बात कर रहे हैं, कई सारी घटनाएं बैठे बैठे अभी आपको जोशी जी और ओंकार जी दोनों ही बता देंगे। रेशू जी, मैं बताऊं आपको, उस घटना की सब लोगों ने निंदा की थी और सदन में स्पीकर ने खुद कहा था, उस समय वो दादा कौन थे स्पीकर में, नाम भूलना मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, सोमनाथ जी ने खुद कहा था उन्होंने कि हम पूरा सदन आपके साथ है और हम इसको देखेंगे। उसी पर मुलायम सिंह जी ने ये एक्शन भी लिया था और उनको छोड़ा भी गया था। लेकिन आप एक बात सोचिए, मुकदमा तो कायम हो गया था, मुकदमा कायम हो गया था। अगर मुकदमा सरकार लड़ती और मान लीजिए उस समय अपने समय में सजा दिला देते, तब क्या होता? जिस तरह से आप लोग पैरवी कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, सबका समय आता है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, सबका समय आता है और जब समय आता है तो कहते हैं कि हम नहीं सुधरेंगे। क्यों शाहिद जी? ऐसा अगर पिछली सरकारें करी होती तो आज ये बड़े नेता ना होते यहाँ पे। शाहिद जी, जोशी जी, जिसका समय आता है वही कहता है हम नहीं सुधरेंगे। परेशान किया, लेकिन परेशान करने के बाद किसी ने बदले टाइम वाली राजनीति नहीं की जो आज हो रही है, ये बहुत दुखदायी है। देखिए, हम लोग तो एक बात कह रहे हैं, द्वेषपूर्ण राजनीति, पॉलिटिकल वे से किसी को भी अपनी हठधर्मिता बना लेना कि उनका समापन करेंगे, उनका तो चोरी का अंत करेंगे, इस तरह का विषय ना तो कोई भी सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो, इनकी सरकार हो, इस विषय नहीं है। लोकतंत्र की खूबसूरती इसलिए है कि पक्ष विपक्ष हो और उनका सामना हो, जनता की अदालत में जाए और निश्चित तौर पर वहां जनता तय कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने जब तय कर दिया कि उनका शासनकालिक वहां से खत्म करना, उनका नामो निशान मिटाना, तो ये थोड़ा चिंता का विषय हो जाता है। और जो मैंने कहा कि लोकतंत्र के प्रति हमारी चिंता है।
ठीक है शाही जी, जनप्रतिनिधियों को अधिक जिम्मेदार और जवाबदेह होना चाहिए, लेकिन आपकी पार्टी के भी 3 लोग सजायाफ्ता होकर अयोग्य हुए, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा। इन घटनाओं से पार्टी की छवि भी तो बिगड़ती है ना? जी रेखू जी, एकदम आपका सवाल बहुत मौजूद है और पार्टी की छवि बिगड़ती है, लेकिन आज के समय में एक अगर निष्पक्षता से बोला जाए तो हर दल के अंदर ऐसे लोग हैं और हर दल में जो है आजकल ये काम होता है कि भाई उनको टिकट दिया जाए। पहले आप अपने दल की बात तो कर लीजिए ना, दूसरे दल पर आ जाइए, आपको पूरा मौका मिलेगा। दल में भी दागी है, मैं कहाँ कह रहा हूँ, आपको पूरा मौका मिलेगा ना सर, लेकिन पहले अपने दल पर आ जाइए। आज रेसू जी, अगर कोई भी दल इतना ज्यादा अगर उसको फिल्टर करके चलेगी तो राजनीतिक दल चलाना मुश्किल हो जाएगा। बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं मैं, राजनीतिक दल चलाना मुश्किल। हाँ, लेकिन जो जघन्य अपराधी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी में स्थान नहीं मिलता है, ये मैं बताना चाहता हूँ, और किसी दल में नहीं मिलना चाहिए। उनके लिए कानून न्यायालय सर्वोपरि है, उनको सजा मिले और वो अपने बाहर रहे। लेकिन पहले देखिए उत्तर प्रदेश में क्या था, आज अभी आपको एक 4-6 दिन पहले जो घटनाएं हुई, जो इन्वेस्टमेंट की बात आई 30 लाख 32 लाख करोड़ की, क्यों आई? पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर वो चलता था तो शायद इलाहाबाद में कोई जाए तो अरे पुरानी बातों को छोड़िए अश्विनी जी, कल परसों की अगर बातें करेंगे ना तो इन लोगों के पास भी बुलडोजर वाला मुद्दा उठा, ये लोग भी बुलडोजर वाला मुद्दा उठा सकते हैं। इनके पास भी बहुत मुद्दे हैं उठाने के लिए, ऐसा नहीं है कि मुद्दे नहीं है उठाने के लिए। रेसू जी, मुद्दे आपके पास है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ और जो मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ कि अगर हम बाहरी गुंडे माफियाओं को सजा दिलवा कर करना चाहेंगे तो हम अपने भी जो अगर अंदर हमारे कुछ उस टाइप के लोग होंगे तो उनको भी हम साफ करेंगे, उनको हम छोड़ने का काम नहीं करेंगे। इसीलिए धर्म सिंह सैनी को भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों ने शामिल नहीं कराया। उनके ऊपर आरोप थे, चले थे। योगी जी की सरकार दूसरे तरीके से चलती है और यहाँ भी लोग जानते हैं कि बहुत हम गुंडा रहेंगे, बदमाश रहेंगे। यहाँ पर देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब तक यहाँ रहे कुछ नहीं बोले और वहाँ जाते ही जो है वो वेदव्यास बन गए। तो ये चीजें यहाँ रहने पर कभी कुछ नहीं हो सकता है। जो रहेगा अपराधी होगा, उसकी आस्थान जेल में है और वो उसको भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी। जोशी जी, तो अब्दुल्ला आजम का अयोग्य होना पार्टी के लिए एक बड़ा झटका यहाँ पर देखा जा रहा है, तो इसको आप किस तरीके से अब इसकी भरपाई करेंगे? देखिए, मैं आपकी बात का ये जवाब दूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथी हमारे अभी ये कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि देखिए जब हमारे यहाँ मौर्य जी थे तो वो कोई बात नहीं कर पाते, किसी प्रकार के मूक दर्शक बन के रहते थे, और जिस जब पार्टी में कार्यकर्ता नेता मूक दर्शक बन के रह जाए तो उसे डेमोक्रेसी नहीं कहते, उसे तानाशाही कहते। यही अंतर है। मैंने ये भी कहा, विश्वास बन गए हैं। मैंने ये साई जी मैं विषय पे आ जाऊँ, आप अपना विषय रख लो, आपसे विषय मिल जाए। मैं तो आज वो जब भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, लोकतांत्रिक पार्टी में आ गए हैं, तो अपनी अगर वो उनको लगता है कि SC, ST, OBC और महिलाओं की लड़ाई को लड़ना चाहिए और कोई पुरानी चीजें गलत है उस पर वो बात रख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये अधिकार हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हम कार्यकर्ताओं को देते हैं। बस यही आइडियोलॉजी में अंतर है। और आपने जो प्रश्न किया येसु जी, मैं बड़े सम्मान पूर्वक कहना चाहता हूँ आपको, पार्टी सभी बिंदुओं का भी अध्ययन करेगी और निश्चित तौर पे आजम खान साहब हुए, अब्दुल्ला जी हुए, ये पार्टी के बहुत इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं और लगातार पार्टी को इन्होंने आजम साहब ने लगातार पार्टी को मजबूत करने का काम करा। रामपुर की जनता ने बहुत स्नेह हमको लोगों को दिया है। निश्चित तौर पर पार्टी सभी अपनी आंतरिक बैठक में सभी विषयों को अध्ययन करेगी और उसके बाद जो निर्णय होगा आपको समाचार पत्रों के माध्यम से या समाचार चैनल के माध्यम से आपको अवगत करा दिया जाएगा। निश्चित तौर पर पार्टी के अमूल्य लोग हैं। ठीक है, निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद अब क्या कुछ फैसला होता है रामपुर में ये सपा बाद में बताएगी, लेकिन फिलहाल सपा के लिए ये एक ऐसा समय है जो घाव है वो अभी ताजा हैं। शाही जी, विपक्षी दलों का जो आरोप है आप पर कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए आप पुराने मामले जिंदा करके विरोधियों को ठिकाने लगाते हैं। देखिए, कोई पुराना मामले की बात नहीं है। अभी जोशी साहब कह रहे थे तो मैं उनकी बात का जवाब देते हुए आगे बढ़ता हूं कि वहां मैंने ये कहा था कि वो अब वहां जाने के बाद वेद व्यास हो गए हैं। इतनी लोकतांत्रिक पार्टी है, बहुत अच्छी लोकतांत्रिक पार्टी है। अभी मैंने धर्म सिंह सैनी का नाम लिया,
एसटीएफ ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है, हो सकता है 2-4 दिन में उनकी गिरफ्तारी हो जाए। क्या आपकी पार्टी ने चिट्ठी जारी करके उनको पार्टी से निकालने की कोशिश की? नहीं की। ये है लोकतंत्र आपके यहाँ। ठीक है ना, उनके यहाँ पर अगर कोई ऐसी बातें करता है तो उसको प्रमोशन दिया जाता है। आपको क्या दिक्कत हो रही है उससे? नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं। वही मैं कहने जा रहा था, मेरे मुंह की आधी बात आपने पूरा कर लिया। आपने, धन्यवाद आपका। तो ये प्रमोशन, और वही तेज नारायण पांडे, पवन पांडे, जो ब्राह्मणों को उन्होंने गाली दिया, पवन पांडे का पहला बयान आया, जो मंत्री थे उनके, मनोज पांडे जी का बयान आया, रोली तिवारी कोई प्रवक्ता थी उनका बयान आया, जूही सिंह का बयान आया, राकेश सिंह विधायक का बयान आया, लेकिन उसके बावजूद उनको प्रमोशन देकर महासचिव बना दिया गया राष्ट्रीय। यानी कि अखिलेश जी का संरक्षण उनको प्राप्त है और ब्राह्मणों की खिलाफत वो कर रहे हैं वहाँ। तो ये तो उनके अंदर की बात है। जितनी लोकतांत्रिक पार्टी है ये दिखाई दे रहा है। दूसरा, आपने जो सवाल पूछा उसकी बात मैं कर रहा हूँ। कहीं कोई पुराना मामला अगर हमने वो किया हो, कोई, देखिए सरकार का और पुलिस का क्या काम है। पुलिस अगर जो है कोई शिकायत दर्ज करता है तो पुलिस उसको जो है जाकर जांच करती है और जाकर बंद। बाकी जेल जाने के बाद मामला होता है न्यायालय का। तो न्यायालय ने अगर उनको दोषी पाया, जैसा कि हो सकता है कि ओमकारनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि इन लोगों की पैरवी कमजोर रही हो या सरकार की पैरवी मजबूत रही हो, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो जो भी रहा, उनको न्यायालय ने दोषी पाया, न सरकार ने और न प्रशासन ने कहीं उनको दोषी पाया। उनको वहां पर देखिए, मुलजिम और मुजरिम दो शब्द होते हैं। जब पुलिस पकड़ती है तो वो मुलजिम होता है और जब न्यायालय से सजा मिल जाती है तो वो मुजरिम हो जाता है। तो ये मुलजिम हम लोगों ने यहाँ की उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पेश किया। अब वहाँ न्यायालय ने उनको मुजरिम बना दिया, तो वो मुजरिम हो चाहे। अब उसके बाद चुनाव आयोग उनके खिलाफ क्या फैसला देता है, समाजवादी पार्टी क्या लेती है, ये देखने वाली बात है। जी ठीक है, ओंकार जी। देखिए, न्यायालय जो भी निर्णय लेता है उस पर कोई टिप्पणी नहीं। जब मुकदमा हुआ है तो निर्णय तो होगा, और न मैं उसके जाना चाहता हूँ। मेरा सीधे जो मतलब है वो सिर्फ इतना ही है कि सरकार इसको गंभीरता से सोचे और बदला लेने की कार्रवाई के पीछे है। अगर राजनीतिक आंदोलनों में इस तरह से सजा देके और सदस्यता खत्म कराएंगे तो मैं समझता हूँ कोई भी नहीं बचेगा। आज हम विपक्ष में हैं, कल आप विपक्ष में होंगे, आप भी आंदोलन करेंगे, हम भी वही करेंगे जो आप कर रहे हैं, तो राजनीतिक लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। लिहाजा लोकतंत्र को बचाने के लिए कम से कम इतना रखिए कि जो अच्छे लोग हैं, जो वाकई में राजनेता हैं, उनके संग इस तरह की जाति वाली कार्रवाई मत कीजिए। अब्दुल्ला आजम को आपने 2 बार हराया, लेकिन आपने उस जनता का अपमान किया, दोनों बार जनता ने जिता के भेजा उनको। तो आप कितनी जनता का अपमान करेंगे? करिए जितना करना है। वो 6 साल के बाद, अभी तो नौजवान है, फिर लड़ने जाएंगे, फिर जीत के आएंगे। अगर आप इसी तरह से करेंगे तो कब तक सबको बंद करते रहेंगे? हाँ, इधर का कत्ल में फंसा दीजिए, फांसी दिलवा दीजिए, तो बात दूसरी है। लेकिन मैं मित्र प्रोफेसर साहब, आपको लगता है कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष कह रहा है ये सब कुछ करा धरा जो है वो सत्ता पक्ष का है, तो क्या इस तरह की चीजें आपको लगती हैं? देखिए, की बात तो जान लीजिए, जाहिर है कि जब से योगी सरकार आई, मैं आपको ये बता रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी और मुलायम सिंह यादव, मेरा सवाल नीरज जी से था। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपसे कि अटल बिहारी वाजपेयी और मुलायम सिंह यादव सब। अच्छा, हमारे साथ आज 2 प्रोफेसर बैठे हैं, मैं ये भूल गई थी, माफी चाहूंगी। हाँ, नीरज जी से सवाल। हाँ, आज ऐसे व्यक्तित्व पैदा होना मुश्किल है। एक वो व्यक्ति था जिसने 1 वोट के लिए केंद्र से अपनी सत्ता गिरा दी थी। वो व्यक्ति से मतलब हाई लेवल ऑफ मोरालिटी कैरेक्टर था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। एक मुलायम सिंह यादव जी थे, किसी दल का, किसी व्यक्ति का कोई अगर परिवार में गमी हो जाए, कुछ हो जाए, उसके घर पहुंच जाते थे। अब ऐसी राजनीति में कोई नेता नहीं है। अब जो है रिवेंज की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, पॉलिटिकल रिवेंज, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की, बदले की भावना से। क्योंकि आप देखिए, सबके बयान सुन लेना, आपने ऐसा किया 2009 में तो हम भी करेंगे, हमारी सत्ता आएगी तो हम तुम देख लेंगे। यार, ये कुश्ती का मैदान नहीं है, ये जनता के प्रतिनिधि चुनने का मैदान है। और जहाँ एक तरफ धनबल और बाहुबल का बोलबाला है, जहाँ पर ये कहा जा रहा है जिताओ प्रत्याशी ढूंढो। मैडम, आप ये बताइए, कैसे आम आदमी, कैसे एक मामूली व्यक्ति चुनाव लड़ने की हिम्मत कर पाएगा? और मैं आपको ये बता दूं कि ब्राह्मणों, आज एकमात्र देश में ब्राह्मण ऐसा है बेचारा जिसने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। मतलब उसने अपने स्वार्थ की इच्छा, समय स्वार्थ की इच्छा, उसके बावजूद वो अनावश्यक गाली खा रहा है।
उसकी जात लोग बता रहे हैं। मतलब ये क्या है? अरे तुम हटा के कोई राजनीतिक दल ब्राह्मण को हटा के सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अकेली 11% की जाति पूरे देश में जिस राजनीतिक दल के साथ रही, सत्ता उसी के इर्द गिर्द घूमती रही है। ज्ञान उनको विरासत से मिला है, ज्ञान उनके दिमाग का है। तो आप ये सारी चीज छोड़ दीजिए, लेकिन प्रमोशन किसी का होना, डिमोशन होना, ये हर राजनीतिक दल की अपनी इंटरनल मैकेनिज्म है। क्योंकि यह बयान में साम दाम अर्थदंड भेद, राजनीति में सब जायज है, राजनीति और प्यार में, युद्ध में सब वाजिब है। तो इसको ये कहना, अच्छा एक तरफ और बात को और तरफ कर लीजिए, ऐसे कौन से और कितने राजनीतिक दल हैं जहां पर अपराधी बहुतायत में ना मौजूद हो, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, किसी की हैसियत नहीं उनके खिलाफ बोल दे और किसी की हैसियत ही नहीं उनको पार्टी से निकाल दे। खुलेआम कहा जा रहा है। भाई आपने तो इधर आने वाले समय में देखा कि विषय से हटकर हम चर्चा करेंगे, विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, लोकसभा में चर्चा नहीं करेंगे, सड़क पर चर्चा करेंगे, मेरे खिलाफ बोलोगे तो हम आपको वही फिर बुलडोजर राजनीति। तो अभी हाल ही में देख लीजिए आपका कानपुर, शाही जी चलते चलते बुलडोजर आ ही गई। नहीं रेशु जी, एक बात जानते, कानपुर के ब्राह्मणों के ऊपर कुछ है, बहुत बुरा साया है। एक अपराधी विकास दुबे मारा गया था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो है ये बुलडोजर नीति के चलते आप छप्पर गिरा करके माँ बेटी जो मारे गए हैं, ये बहुत दर्दनाक हादसा है। ठीक है जोशी जी, पहले कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद शाही जी आपसे जवाब लेंगे। ठीक है जोशी जी। जयसू जी, बुलडोजर जो है ना, उसके अब साइड इफेक्ट आने लग गए हैं। अब तक वो किसी धर्म विशेष पे चलता था, जाति विशेष पे चलता था, और जो लोग हंसते थे, आज ये प्रक्रिया ऐसी है समाज की कि अगर कल को मेरे घर में चोरी हो जाए तो पड़ोसी को हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि अगला नंबर उसका होता है। तो यही होता है जो आज तक बुलडोजर की महिमा कर रहे थे, और आज देखिए क्या हालत है बुलडोजर में। क्या एक ठीक है, मतलब जाति धर्म के लोगों पर चलता था, अपराधियों पर नहीं चलता था। आपका कहने का मतलब ये है क्या सीधे सीधे? तो मैं वही तो कह रहा हूँ मैं आपको, क्रिकेट का बल्ला खेलते हुए प्रदेश ने देखा है। यहाँ पर इनके एमएलसी कैंडिडेट हार गए बीजेपी के। डॉक्टर पटेल मेरे साथ एक डिबेट में थे बनारस के, वो ये कह रहे थे कि मुझे एक माफिया ने हरा दिया। ठीक है सर, समय का अभाव है, चलते चलते आखिरी प्रतिक्रिया शाही जी आपसे, जो तमाम सवाल उठाए गए हैं जोशी जी की तरफ से और इसके साथ ही नीरज जी की तरफ से भी। रेशु जी देखिए, स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि किसी भी गरीब का घर नहीं उजाड़ा जाएगा, भले अपराधियों के 10 घर ढहा दिए जाएं। ये वाली लाइन तो आप ना ही कहें आज, ये वाली लाइन तो आप ना ही कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं क्यों ना कहे रेशु जी, अब सुनिए उसके आगे की बात सुन लीजिए, पूरा करने दीजिए हमको। आज अगर वो घर गिरा है और वहाँ पर 2 घटनाएं हुई हैं मृत्यु की, बहुत दुखद हैं, और उनमें जो शामिल है उनको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दुखद कहने से सर, सिर्फ दुखद कहने से क्या वो माँ बेटी वापस लौट आएंगी? सर क्या दुखद कहने से वो माँ बेटी वापस लौट आएंगी, ये बता दीजिए। बढ़िया माहौल बना है प्रदेश में। सर बस एक लाइन में ये बता दीजिए, सिर्फ घटना को दुखद कहने से वो माँ बेटी वापस लौट आएंगी? जिसने भी उस कृत्य को किया है उनके जिसने क्या सरकार किसकी है सर? सरकार किसकी है? प्रशासन किसके अंदर आता है? सीधे सीधे बोलिए ना, जिम्मेदारी लेने से क्यों बच रहे हैं आप लोग? खैर बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।